पुराने दुश्मन, नए चेहरे और एक ऐसा मैदान जहाँ हर कदम पर मौत है। अब शुरू होता है सॉर्सरर की ताकत का इम्तिहान। तैयार हो जाइए एक धमाकेदार लड़ाई के लिए। वेलकम टू जेजे के सीजन 3 एपिसोड 8। और वेट, मैं बता दूं कि इस एपिसोड में लड़ाई नहीं हुई है। इस एपिसोड में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया गया है हमें एक नया कैरेक्टर हिगुरामा के बारे में और उसका पास्ट लाइफ कैसा है इसके बारे में बताया गया है। चलिए वीडियो करते हैं शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक बंदा बार टब में बैठा रहता है और उसके पीछे एक टेक्स्ट लिखा होता है जिसका मतलब रहता है कि जापान में 99.9% केस ऐसा है जो अगर कोर्ट तक आ गया तो गुनहगार को सजा मिलकर रहता है। एक बंदा प्रिजन के अंदर रहता है जिसका नाम रहता है क्रीता। उसके आगे हिगुरुमा बैठा रहता है। वह पूछता है कि बताओ तुम्हारी कहानी क्या है। तब कीता बोलता है कि मेरे पास एक बिल्ली थी। फिर हिगुरुमा बोलता है कि आगे बोलो। फिर वो बोलता है कि एक पुलिस वाले ने अचानक मुझसे आके बात करने शुरू कर दी। फिर वहाँ पास 2-3 ऐसे करके पुलिस वाले आते जा रहे थे। मैंने सोचा कि अगर ये मुझे अभी ले गए तब वो बिल्ली मर जाएगी। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पास बिल्ली या पेट पालना मना है, इसलिए इसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। फिर हिगुरुमा बोलता है एक जवान लड़की और उसकी माँ अपने ही घर में चाकू से मरे हुए पाए गए और वहाँ पे जांच किए जाने वाले ऑफिसर ने पास में रहने वाले कीता को अपराधी मान लिया। उसे रॉबरी और मर्डर के इल्जाम में ले गए। तो कीता के अरेस्ट की कहानी कुछ ऐसी थी। ऑफिसर के सवाल जवाब के डर से वो वहाँ से भाग गया और पुलिस ने उसका पीछा करके उसके घर तक उसे ढूंढा। तो पीछा करने वाले ऑफिसर को वहाँ पास खून से सना चाकू मिला और उन्होंने उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। और जब बाद में उस चाकू का डीएनए टेस्ट कराया गया तब पता चलता है कि वो जवान लड़की और उसकी माँ का ही डीएनए मैच कर रहा है। पर कीता ने इस क्राइम में अपना हाथ होने से इनकार किया और जब उन्होंने उस चाकू के बारे में पूछा तब वह बोला कि मैं बस उसे उठाया था, वो मेरा नहीं था। ये बात हिगुरुमा कीता को नहीं एक लड़की को बता रहा था। जब उसका घर तक पीछा किया जाता है तब उसके घर में चाकू मिलता है और कॉन्सिडेंस तो देखो, वही चाकू मिलता है जिससे उस जवान लड़की और उसकी माँ का हत्या किया गया था। और वो सवाल जवाब से क्यों भाग रहा था। फिर हिगुरुमा बोलता है कि उससे पहले भी सवाल जवाब किया जा चुका है, इस कारण वो डर रहा था क्योंकि उसके जानने वाले ने पहले भी ड्रग्स लिया था, तो इसके कारण पहले भी उसे सवाल जवाब किया गया था। और कीता का कहना है कि वो उस नाइफ को बाद में पुलिस को देने वाला था। फिर वो लड़की बोलती बाद में। फिर हिगुरुमा बोलता है उसके बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम उसका बैकग्राउंड चेक करोगी तो तुम्हें मालूम होगा वह एक लो लाइफ स्टाइल वाला लड़का है जो वहीं पास आस पास काम किया करता था और जहाँ वो काम करता था उसे सैलरी भी नहीं मिलता था। कभी कभी तो न्यू ईयर में थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाता था। और उसके रेंट तो सुन के भाई तुम लोग मर जाओगे। उसके एक छोटे से अपार्टमेंट के 50,000 यन लेते थे। फिर वो लड़की बोलती है ओ ये तो बहुत बुरा हुआ उस लड़के के साथ। फिर हिगुरुमा बोलता है कि जैसे ये चाकू तुमको मिलता है वैसे तुमने पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फिर कीता बोलता है कि रूल के हिसाब से हमें पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस को बुलाना मना है क्योंकि उससे पड़ोसियों को परेशानी होती है। फिर हम लोग वो लड़की के पास आते हैं। फिर वो लड़की बोलती है ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है उस जगह पर जहाँ पे हिगुरुमा बोलता है हाँ। हिगुरुमा बोलता है कि पहले हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को और उस टैक्स फीलिंग को जांच करना होगा। फिर उस एरिया में जितने लोग रहते हैं सभी का बैकग्राउंड को भी चेक करना होगा। मैं उससे जानकारी निकालने पर ध्यान दूंगा। और वो शिमुजू को बोलता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन संभालो। यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि तुम मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके जा रहे हो। फिर हिगुरुमा उसे बोलता है कि क्या तुम उसकी बिल्ली का भी ख्याल रख सकती हो। जहाँ पर शिमुजू चल के जा रही होती है और वो बोलती है कि पब्लिक डिफेंस केस में पैसा भी बहुत कम मिलता है और यहाँ काम भी बहुत ज्यादा करना होता रहता है। फिर वो बोलते हैं अरे यार हिगुरुमा सान आपने ऐसा केस क्यों लिया। हिगुरुमा बोलता है पागल इंसान, अगर हम लोग आसान केस लेंगे तो हमारी स्किल का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। फिर शिमुजू बोलती है कि आप कभी कभी ये आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं और आप हमेशा ऐसा ही केस में फंसे रहते हैं। फिर शिमुजू अपने दोस्त से मिलने जिसका नाम तकागी रहता है उससे मिलने उस कॉफी शॉप पे जाती है। पहले तकागी भी हिगुरुमा के साथ काम करती थी। वो बोलती है कि हिगुरुमा अभी तक बदला नहीं है, उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके पास एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस आया था। एक 19 साल के लड़के को उसके दोस्तों ही ने उसे दारू पिला दी थी। हिगुरुमा वो केस को हार गया था लेकिन वो जो कल्पेट था वो उस पे ही चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। फिर तकागी ने हिगुरुमा को मना किया था ऐसे केस को मत लिया करो जिसमें जीतने की कोई चांस ही
ना हो। कमजोरों की रक्षा करना ये सुनने में अच्छा लगता है, या फिर इससे हो सकता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा आराम करो। फिर हम लोग देखते हैं कि हिगुरमा जो दिन रात मेहनत करके कीर्ता को इनोसेंट साबित करवा देता है। असल में क्राइम के दिन से ही कीर्ता के मोहल्ले से या कीर्ता की सोसाइटी से एक और लड़का गायब है। हो सकता है कि वो मर्डर उसी ने की हो, और कीर्ता सफा देखा जा सकता था कि एक स्टोर के कैमरे से वो दिखाई दे रहा था, और चोरी की गई आइटम कीर्ता के घर से बरामद नहीं हुआ है। कीर्ता रोते हुए हिगुरमा का शुक्रिया अदा करता है, बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं रहते तो मैं इस सलाखों के पीछे से कभी निकल ही नहीं पाता। तुमने मुझ पर यकीन किया है। लेकिन हिगुरमा जानता था कि सामने वाली पार्टी फिर से अपील जरूर करेगी और फिर से ट्रायल होता है, और इस बार कीर्ता को दोषी ठहराया जाता है, जिसके कारण उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है। हिगुरमा जैसे छोटे लॉयर के पास ज्यादा फंडिंग या ज्यादा स्टाफ नहीं होता है, जिससे वो नए सबूत को पेश नहीं कर सका जिससे पता चल सके कि कीर्ता निर्दोष है। अगर उसे फिर से अपील करना है तब उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, लेकिन वो इतने छोटे मोटे केस नहीं सुनते हैं। हम लोग देखते हैं कि कीर्ता जो रहता है वो हिगुरमा की तरफ घूरता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। फिर हिगुरमा बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं कि ताकागी ने हिगुरमा से पूछा था कि उसके मन में क्या है, जिसमें हिगुरमा बोलता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा होता है क्योंकि उसके साथ सब कुछ बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो कड़वा सच देखना नहीं चाहते हैं। पर इंसाफ के लिए ये आंखें हमेशा खुली रहेगी, चाहे ये मेरी दो आंखें ही क्यों ना हो। जहाँ जज बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस केस से कोई इतराज हो तो तुम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर अपील कर सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं कि हिगुरमा खड़ा हो जाता है और टेबल पर हथौड़े को मारने लगता है। वो लगातार मारते रहता है, जो देख करके सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हिगुरमा के ऊपर एक बहुत बड़ा सा शिकिगामी आ जाता है। हिगुरमा बोलता है कि सब बैठ जाओ, अब ये ट्रायल फिर से शुरू होगा। इस टाइम पर ही हिगुरमा की पावर अवेकन हुई थी और हमें पता चलता है कि हिगुरमा भी एक कलिंग गेम का प्लेयर है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे रिन और रेमी दोनों वो हिगुरमा की लोकेशन जानते हैं, लेकिन हमें पता था दोनों अलग अलग जगह का रास्ता बताते हैं। इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। फिर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसके पास ढेर सारी पर्चियां थी और वो इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार के। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रिन खड़ा रहता है और वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं, जहाँ पर रिन सोचता है कि इस लड़के को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो इस वक्त कुछ नहीं किया तो उसे पूरे साल बुली किया जाएगा, लेकिन रिन कुछ नहीं कर रहा होता है, वो बस खड़े होकर के देख रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इतादोरी आ जाता है और वो रुकने के लिए बोलता है। फिर जब रिन बोलता है कि एक और गधा आ गया है इनसे पीटने के लिए, लेकिन एक जो सीनियर रहता है वो दौड़ करके जाता है इतादोरी को मारने के लिए, लेकिन जितना स्पीड में वो जाता है उतना ही स्पीड में वो रिटर्न भी आ जाता है गिरते हुए। फिर इतादोरी वो तीनों की धुलाई कर देता है। ये देखने के बाद रिन जो रहता है वो शॉक हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रिन यूजी को लेकर के एक थिएटर के पास आया रहता है और वो बोलता है कि इसके अंदर ही है हिगुरमा, जहाँ पे इतादोरी उसे शुक्रिया बोल करके अंदर जाने लगता है। यूजी बोलता है कि तुम दिक्कत मत लो, मैं संभाल सकता हूँ। ये बोलने के साथ वो अंदर जाने लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रिन उसे कुछ बताना चाहता था, जैसे कि कुछ चीज उसके मन में घटक रही थी, फिर भी लेकिन वो नहीं बताता है। दूसरी तरफ रेमी भी मेगुमी को लेकर के दूसरी जगह जाती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रेमी ने ही झूठ बोला था कि हिगुरमा उस जगह पे नहीं है, मतलब कि हमारा इतादोरी जहाँ गया है वो सही जगह है। जो रेमी थी वो रेजी के पास मेगुमी को लेकर आई थी। यह जानने के बाद मेगुमी बहुत गुस्सा होता है और वो तुरंत अपने डिवाइन डॉग को समन कर लेता है और वो बोलता है कि मेरे पास फालतू के टाइम नहीं है। फिर इधर यूजी को बाथटब के अंदर बैठा हुआ हिगुरमा दिखाई देता है। जब यूजी उसके पास जाता है तब हिगुरमा उससे पूछता है क्या तुमने पूरे कपड़े पहन के कभी नहाया है? तब यूजी बोलता है नहीं। फिर हिगुरमा बोलता है कि मुझे ये करने से बहुत सुकून मिलता है। फिर यूजी उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हिगुरमा बोलता है रुको रुको रुको, मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले कंसिडरेशन फीस कुछ देना होगा जो कि 5000 येन है। ये सुनने के बाद यूजी बोलता है ये क्या है, लेकिन यहाँ पर हिगुरमा मजाक कर रहा होता है। फिर हिगुरमा बोलता है कि नहीं बस मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं बस देखना चाहता था कि लालची वकील बन के कैसा लगता है। ये देखने के बाद यूजी समझ जाता है कि हिगुरमा कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है, ये बस आम इंसान है, इसे बस जुजुत्सु की पावर मिल गई है, हो सकता है कि ये बातों से उसे मना ले। दूसरी तरफ रेजी समझ जाता है कि मेगुमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मेगुमी को बोलता है कि क्या तुम मेरे टीम में शामिल होना चाहते हो, और वो पूछता है कि तुम्हें कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मेगुमी बोलता है ये
एक रिचुअल है जो अगर पूरा हो गया तो पूरी जापान ही चेंज हो जाएगी। ये सुनने के बाद रेजी हंसने लगता है। वो बोलता है क्या तुम केंजाकू को जानते हो? यहाँ पर मेगुमी जानता था कि कलिंग गेम में केंजाकू को जानने वाला ऐसे बहुत सारे सॉर्सरर मिलते रहेंगे। रेजी का मानना था कि केंजाकू का असली प्लान कुछ और ही है। मान लो 1000 सॉर्सरर इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं और हर कॉलोनी में करीब 100 सॉर्सरर है और इन कॉलोनी में से कोई कॉलोनी में हिगुरुमा और कासिमो जैसे महान सॉर्सरर भी हैं जो लोग आसानी से बाकी लोगों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिर गेम तो रुक सा जाएगा। इन दोनों ही ने मिलकर करीब 60 प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया है। मेगुमी ने इस बात को नोटिस कर ली थी क्योंकि कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। रेजी बताता है कि कुछ मॉडर्न सॉर्सरर तो आसमान से एंट्री लेते हुए निपट गए थे। अगर केंजाकू को सच में प्लेयर की कर्स एनर्जी चाहिए होती ऐसा एंट्री सिस्टम रखता ही क्यों? वापस वो चाहता कि सॉर्सरर आपस में लड़ते ही रहे। रेजी का मानना था कि आखिर में जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर बच जाएंगे उनके ऊपर बम फोड़ करके पूरे कलिंग गेम को खत्म कर देगा। यही पास हम लोग केंजाकू को देखते हैं जो चाइना के बड़े औहदे वाले लोगों के साथ गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करने गया था। वो बोलते हैं कि बैठ जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यूजी हिगुरुमा को बोलता है हम लोग कलिंग गेम को बंद कराना चाहते हैं। फिलहाल तो उसे एक नया रूल ऐड करवाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसके लिए मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। हिगुरुमा बोलता है अगर मैं मना कर दूं तब? असल दुनिया का कानून बहुत खोखला है और वो देखना चाहता है कि कलिंग गेम का कानून कैसा काम करता है। वो जानना चाहता है कि अगर इस गेम के रूल को ब्रेक किया जाए तो फिर क्या होता है, कैसे सजा मिलती है, क्या उन लोगों को सच में मार दिया जाता है या अपना केस रखने का मौका दिया जाएगा या कोई जज बैठा रहेगा, क्या सुनवाई होगी या फिर डायरेक्ट फैसला होगा। इसलिए वो नहीं चाहता है कि गेम जल्दी ही एंड हो जाए। उसे देखना है कि लोगों की टेक्निक रिमूव कैसे होती है। जहाँ पे यूजी बोलता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है जिसके पूरा होते ही जापान के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता ही रहेगा और इसके रूल्स में ये लिखा हुआ है। यूजी समझ जाता है कि ये बातों से नहीं मानने वाला। फिर यूजी उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट इस्तेमाल करने दो वरना मैं तुम पे हमला कर दूंगा। हिगुरुमा फिर खड़े होकर के बोलता है क्या तुमने कभी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो? मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हिगुरुमा का शिकिगामी निकलता है बाहर और यूजी देख के बोलता है कि एक शिकिगामी, और वो सोचता है कि हिगुरुमा के पास 20 पॉइंट है। वो ऑलरेडी 20 सॉर्सरर को मार चुका है तो मुझे थोड़ा संभल के लड़ना होगा। फिर हिगुरुमा उस स्टेज से नीचे आके बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग यानी कि आखिरी सुनवाई। और ये एपिसोड नहीं बस। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।